Namaste ji, namaste. So let's start with the last portion of historical background. अगर आपको you've just landed up on this video, then please check in the playlist, watch the previous videos for this one to make sense to you. Alright, so let's start with Simon Commission. Simon Commission, it recommended diarchy to be abolished. So anytime they ask you what was the commission or the committee's name, Simon Commission that abolished diarchy. And diarchy we've already discussed in the previous video. So please do go check it out. Then अब हुआ क्या that ये सारी अंग्रेजों की कमीशन थी. वैसे भी यहाँ पे हमारे यहाँ जय अंग्रेज तब से चल रहा है, तो कोई इंडियन बैठा नहीं था. So all the parties that were there back then, they all boycotted this. Like भाई हम तो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम हटो जाकर. So which commission, against which commission all the parties boycotted was the Simon Commission. Which commission didn't have a single Indian member in it? The Simon Commission. And remember, we are after the GOI Act 1919 के बाद की बात है. Therefore, now we have to move to 1935. But first, communal award. So, Ramsay MacDonald was the guy who extended basically. अच्छा, उससे पहले father of communal electorate कौन थे? अगर आपने पिछले वाले वीडियोस देखे हो, कौन थे? मिंटो भैया. मिंटो भैया थे ना, मिंटो ब्रिज के नीचे रहते हैं, राइट. कुछ ऐसे ट्रिगर्स दिमाग में जोक लगा के हमेशा हम लोग याद कर सकते हैं, राइट. फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मिंटो जी. और इन्होंने क्या शुरू किया था? इन्होंने कहा था जी मुस्लिम्स कि जी आप सेपरेट जो इलेक्टोरेट है उसको, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को मुस्लिम इलेक्टोरेट ही चूज करेगी. दिस गाय व्हाट इट डिड वाज, सो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि चलो जी सिख भी अपना चूज करें, क्रिश्चियन भी अलग. सो बेसिकली दे वर डिवाइडिंग इंडिया, दे वर ब्लीडिंग अस बाय 1000 cuts. This communal award extended this separate representation to the depressed caste, scheduled castes, and this brought in Gandhi ji कि ये तो नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए ये तो हम नहीं करेंगे. So fast unto death at Yerwada jail in Pune. Alright, now a lot of MCQs come from this communal award. तो शुरुआत किसने करी थी मुस्लिम्स के लिए? मिंटो जी ने. एक्सटेंशन किसने दी थी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? रामसे मैकडोनल्ड अंडर हिज कम्युनल अवार्ड. तो दो नाम याद करने में, मिंटो एंड मैकडोनल्ड. मैकडोनल्ड वाले ने बर्गर खाते खाते ज़्यादा ही शेड्यूल्ड कास्ट वालों को, मतलब सबको, शेड्यूल्ड कास्ट वालों को भी अब डिवीजन ऑफ कंट्री के अंदर ले आए थे. अच्छा जी, नाउ वी कम टू द मोस्ट क्रिटिकल पोर्शन, द क्रिटिकल एक्ट. Basically, after GOI Act 1919 is the GOI Act 1935, which is pretty much our constitution only. It's like obviously a lot of modifications given the Constituent Assembly debates, but this is where the Ganga flows from of our constitution. अच्छा जी, कितने थे? 321 इसमें सेक्शन थे, आर्टिकल नहीं थे. बच के रहिएगा, इससे वेरी पेक्यूलियर थिंग. 10 शेड्यूल्स. ऑलराइट, अब आजकल क्या है हमारे पास? 395 आर्टिकल्स, मतलब ओरिजिनल नंबर. वैसे तो 400 प्लस होंगे अगर मैं सारे गिनूं, A, B, C वाले, बट वैसे कितने ऑफिशियली? द कॉन्स्टिट्यूशन एंड्स एट 395. ऑलराइट, ना ऑल इंडिया फेडरेशन जो थी, प्रोविंसेस और स्टेट, ऑल इंडिया फेडरेशन जो थी उनसे इन्होंने बना दिया जी आप एक थोड़े से रहेंगे प्रोविंसेस, एंड देन दे गेव अ टर्म कॉल्ड एज यूनिट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स. एंड प्रिंसली स्टेट्स के चक्कर में ऑल दैट कश्मीर, the mess of a situation still continues, and it's a giant mess till date. Anyway, so this is where this act brought in आज की डेट का हमारा something similar, basically पिताजी of our 7th schedule of the day, in which we started introducing what? Federalism. कि जी फेडरल लिस्ट हम एक बनाएंगे, प्रोविंशियल लिस्ट हम एक बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट हम एक बनाएंगे, और सबको उनके जिन चीजों पे वो कानून बना सकते. So we always talk about this list, but what is the significance of this list? The significance is the list of topics on which you can make laws. So फेडरल वाले फेडरल लिस्ट वाले टॉपिक्स के ऊपर कानून बनाएंगे, प्रोविंशियल वाले प्रोविंशियल पे बनाएंगे, एंड कॉन्करेंट वाले ऑब्वियसली दोनों बना सकते हैं. बट चलेगी किसकी? पार्लियामेंट की. आज की अगर पार्लियामेंट्स में बात करूंगा, पहले फेडरल की चलती होगी. एनीवे, अच्छा, देन these guys basically GOI Act 1935 वाले ही आपकी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक फेडरल लेवल पे, एक नीचे छोटे प्रोविंशियल लेवल पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस लेकर आए.
तो बेसिकली यहाँ से अब आपकी जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसको हमने तोड़ना शुरू करा कि एक यूनियन की रहेगी, एक स्टेट की रहेगी और एक जॉइंट रहेगी, अगर दो स्टेट्स मिलकर एक बनाना चाहते हैं। अच्छा, जियो एक्ट 1935, एनीवे नॉट गेटिंग इनटू दीज डिटेल्स यहाँ पे। तो अभी मैंने जो बोला है उसके अंदर मे बी अ टाइनी एरर मे बी देयर। एनीवे, आरबीआई किस एक्ट ने एस्टैब्लिश किया? जियो एक्ट 1935। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? दिस इज योर होमवर्क। एंड इन विच ईयर डिड द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड? गो अहेड, obviously look up something on your own. फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट के पहले जज कौन थे? फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पहले वाली एंटिटी, established in 1937 thanks to this act. So therefore this act is extremely important. Well, there are at least 10-20 MCQs. Now if you want to test out these MCQs, I have a test series based on Laxmikanth wherein I release the weekly test. You can check the link in the description if you want that. I think that will be pretty helpful for any exam that you're taking, especially for a 3-year law entrance. 5 year के लिए नहीं। Okay, Indian Independence Act 1947, आज हमारे मार्कर्स बिल्कुल ही चलने बंद हो गए हैं। That's why I'm just messing around with the markers. अच्छा, ये भाई साहब चल रहे हैं थोड़े हट्टे कट्टे से, जिम जाके आई थिंक। Okay, now MCQ, अगर आपने DU LLB का भी पेपर देखो, who was the Prime Minister of the United Kingdom at the time of the independence? Clement Attlee. So now this guy announced कि June 30, 1948 को critical date for the UPSC. Generally not for the LLB entrances, कभी पूछे नहीं है, but critical date कि हम June 30, 1948 को जी हम भारत छोड़ो, वाकई में हम अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम अंग्रेज जा रहे हैं यहाँ से, आप रखो अपने पास पाओ। तो जैसे ही इन्होंने ये भैया ने अनाउंस किया तो पार्टीशन की डिमांड आ गई बाय द मुस्लिम पार्टीज। जैसे कि वो एक शायर है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में ना कुछ AMU के लड़कों की शरारत थी, एंड दीज आर नॉट माय, आई थिंक जॉन एलिया सेड इट और समथिंग। तो पार्टीशन की डिमांड आ गई कि जी हम तो जी अलग रहेंगे। अच्छा जी, सारा इन लोगों ने बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि पार्टीशन की डिमांड के बाद यूके की सरकार ने कह दिया, क्योंकि अभी तो अंग्रेजों का ही राज चल रहा है ना, अभी तो हम इंडिपेंडेंट हुए नहीं, कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑलरेडी सिटिंग, बट इट वोंट अप्लाई टू दोज एरियाज हु आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. They are free not to join the Union of India. That is why in Article 1 of the Constitution we say India, that is Bharat, shall be a union of state. All right. Now, what happened was, so at that time when all this mess was happening, who was the Viceroy of India? Lord Mountbatten. And if you remember from the previous videos, who was the first Viceroy of India? Lord Canning. Correct. और मैंने आई थिंक याद करने का उसमें तरीका भी बताया हुआ, तो कृपया करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा. So he came up with the Mountbatten Plan, which led to the Indian Independence Act of 1947. So if the MCQ comes, which plan did or led to the Indian Independence Act 1947? Well, the Mountbatten Plan. And to enact this plan, so everyone just immediately agreed कि हाँ भैया पाकिस्तान मिल रहा है, हमें हिंदुस्तान मिल रहा है, फटाफट इसको करो, क्या पता कल हो ना हो, कोरोना वायरस हो जाए शायद. नहीं, ऑब्वियसली उस टाइम पे तो नहीं थी, लेकिन अब तो जिंदगी का कुछ पता नहीं होता ना. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गई 1947. रिमेंबर अगेन द लॉजिक ऑफ ऑल लॉज कि अब सरकार ने कुछ सरकारी लेवल पे कुछ करना है, लाइक इवन द लॉकडाउन, देयर हैज टू बी एन एक्ट अंडर विच दे डू देयर स्टफ, सो इट हैज टू बी लीगल. सो लीगल सैंक्शन के लिए वी हैव टू मेक ईच एंड एवरी एक्ट. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने हमें क्या किया, आज़ादी दे दी. 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन करा दी कि जी डोमिनियन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज द मीन डोमिनियन? सो डोमिनियन इज बेसिकली एन एरिया ओवर विच, लेट्स से, मतलब अगर मैं पुरानी इंग्लिश कोलोकियल नहीं, जस्ट पुराने ज़माने की इंग्लिश यूज़ करूँ, कि द डोमिनियन इज बेसिकली ऑन विच अ किंग हैज़ जुरिस्डिक्शन, और मतलब उसकी है. तो डोमिनियन ऑफ इंडिया भैया ये हिंदुस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान का. डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया, कि जी ये अब हिंदुस्तान का हो गया, ये पाकिस्तान का हो गया. अधिराज्य हिंदी में कहते हैं. जुडिशरी के लिए ऐसे शब्द आपको सीखने पड़ते हैं. तो 15 अगस्त 1947 को जी हमें मिल गया पार्टीशन. अब ये जो पोस्ट थी वाइस रॉय की, ये अबॉलिश कर दी गई. सो बी वेरी केयरफुल विद दीज पोस्ट्स,
क्योंकि रिमेंबर वी हैव डन गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट ones of course. And mind you, governor of Bengal, governor general of Bengal, governor general of India were all same posts. उनके टाइटल्स बदले जा रहे थे और वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी टाइटल ही बदले जा रहे थे, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है. तो कृपया करके पहले वाले वीडियो से वो लिस्ट निकाल लीजिएगा. And maybe I'll also, now this has given me an idea, I'll just revise the entire timeline with you in the next video before we move on to the other chapter. Alright, डोमिनियन दो बना दी जिनके अंदर दो सेपरेट गवर्नर जनरल्स दे दिए. तो वाइसरॉय जी का तो टाइटल गया, बट दोनों डोमिनियन के, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया का, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के, जी आप गवर्नर जनरल यहाँ बैठेंगे, आप गवर्नर जनरल यहाँ पे बैठेंगे और फिर अपना काम करेंगे. अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये सहूलियत दे दी कि या तो आप चूज कर लें कि आप इंडिया जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे, आपने अपना इंडिपेंडेंट देश बनाना है या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. ठीक है, अब यहां से वो जो कश्मीर का जो मामला है वो गंगा यहाँ से बहती. बट व्हेन वी गेट टू आर्टिकल 370 we'll discuss all the theories. So this is a very long series of lectures and it's going to take quite a while to cover, or rather to get to that. Now प्रिंसली स्टेट्स कि जी आपको, आपकी इच्छा है. Now homework for you. Who was the politician who was credited as uniting these princely states to come and join the Dominion of India? Okay. इसी माउंटबैटन प्लान के चक्कर में जो एक्ट करिए कि जी जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आती तब तक आप कैसे अपने आप को गवर्न करेंगे. जीओआई एक्ट 1935 से. तो जीओआई एक्ट 1935 एक्चुअली इज द मोस्ट, what do you say, I believe it's the most crucial constitutional milestone of the country. All right, so if you want to further, you really want to do a PhD on the Constitution of India right now, as it exists right now, might as well have a look at here, because this is where it all started from. So the first Governor General of New India was Lord Mountbatten, क्योंकि वाइसरॉय का टाइटल तो एबॉलिश हो गया, लेकिन माउंटबैटन अब वहीं पे बैठे थे. He knew the situation inside out. He was the guy who gave the Mountbatten plan, which led to this entire separation and everything. So who was the Governor General of India? New India, independent India. Watch out for that word, because that word is very, very crucial. That is Lord Mountbatten. So who was Governor of Bengal, first Governor of Bengal? I believe Robert Clive. And who was the Governor General of Bengal? I believe Warren Hastings. And then who was the first Governor General of India? कौन सी इंडिया की बात कर रहा हूँ? न्यू इंडिया, इंडिपेंडेंट तो नहीं बोली मैंने. सन 1850 के बाद वाली इंडिया. The first Governor General of India, Bentinck. This is where the confusion is. So Governor General of New India, Independent India, watch out for this. And who was the first Secretary General? पिछले वाले वीडियोस में करा हुआ है, Stanley. And who was the Governor General of New India after independence? So watch out what the question is saying. Watch out for that, all right? And who swore in Jawaharlal Nehru as the Prime Minister, as the first Prime Minister of India? Lord Mountbatten. It's as simple as that. अच्छा, तो आप आई थिंक अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है तो अमेजोन से मंगा लीजिए, नो वरीज. उसके अंदर लिस्ट दे रखी है. द एंटायर कैबिनेट आपने सारी नहीं रखनी. इंपॉर्टेंट पोस्ट आपने देखनी है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपने देखनी है, फर्स्ट पीएम तो हो ही गए. होम मिनिस्टर देखना है, लॉ मिनिस्टर देखना है, डिफेंस मिनिस्टर देखना है. एजुकेशन भी एक दो बार पूछा हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. मेन मिनिस्ट्री. अब आप कहेंगे कि टेक्सटाइल भी रट लो, ऐसे सारे शायद ना रटे जाएं, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है तो yeah, go ahead with it. I mean, depending on your exam, because see, this is a very general purpose course. Now, if you want a specific course for DULB, again, the links are in the description. Therein, I teach very, very specific stuff according to DULB. But yeah, this is pretty much. Now, we are done with the historical background. Now, we'll go into the, what is the next chapter's name? Making of the Constitution. Because now we're going to have to discuss the Constituent Assemblies. Then we are going to get into the preamble. Then the articles are going to start. Alright, so I'll be issuing a weekly test. The test series ka bhi link is in the description. Everything is in the description. Just go check it out. Alright, wishing you all the very best. Take care. Bye.